नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और डेली के क्लासेस कर करके आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और रिवीजन भी प्रॉपरली कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं 22 नवंबर 2025 के इस करंट अफेयर की, जहां के इस सेशन में हम कवर करेंगे आज के में नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संपूर्ण करंट अफेयर को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय जाए किए करते हैं पहले शुरुआत कि आज की क्लास में कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य जो भी सरकारी भर्ती हैं उनमें सहयोगी होने वाली है। पहली खबर है, यूएस ने सऊदी अरब को घोषित किया प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, यानी कि यूएस के द्वारा ये बात कह दी गई है कि सऊदी अरब जो है वह भी नाटो का, चाहे वो सहयोगी नहीं है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सहयोगी है, तो वो भी धीरे धीरे नाटो की तरफ संकेत है, उनके अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हैं। डेल इंडिया ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। तो अनुराग अरोड़ा जो हैं ये डेल इंडिया के डायरेक्टर भी बने, सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर बन गए हैं। लियोनार्डो डिकेप्रियो को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिलेगा, यानी कि ये अभिनेता हैं, इनको ये अवार्ड जो है उससे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आज हम जानेंगे, क्योंकि ये अवार्ड यानी कि पुरस्कार से अगर कोई खबर आ रही है तो अब, क्योंकि यूपीएससी पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं हम कि लगातार अवार्ड से प्रश्न पूछ रही हैं, पुरस्कारों से प्रश्न पूछ रही हैं। ऐसे में हमारा भी टारगेट बनता है कि हम इन चीज़ों को हम कवर करते हुए चले। एचडीएफसी बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा है तो एचडीएफसी जो बैंक है उसकी बात हो रही है कि एचडीएफसी जो है वह सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में आगे बढ़ रहा है ब्रांडिंग में। भारत में आईपीओ की धूम, डीमेट अकाउंट्स 21 करोड़ के पार, यानी कि अब देखिए अगर डीमेट अकाउंट ज़्यादा होंगे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ का शेयर मार्केट जो है वो और ऊपर जाने ये होगा, मतलब लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ रही है, ये दिखाने का प्रयास इसमें हो रहा है। भारत का पहला कॉमर्शियल पीएसएलवी ओशन सेट लॉन्च करने के लिए हुआ तैयार इसरो के द्वारा, और इसरो के साथ और जो सहयोगी है वह सभी संस्थाएं मिलकर के ये नया जो अचीवमेंट है वो करने जा रहे हैं। और इसमें कॉमर्शियल यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं अगर वो इसरो में आकर के अंतरिक्ष में रिसर्च करना चाहती हैं तो इसरो उनके साथ खड़ा है, उनके लिए लॉन्चिंग व्हीकल जो चाहिए उनको लॉन्च करने के लिए वो उनके पास हैं, आप आइए और लॉन्च करवाइए। और उसके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है पीएसएलवी, जो पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च होना है ओशियन सेट के लिए, यानी कि समुद्र के रिसर्च के लिए वहाँ पर इन्हें बुलावा दिया है कॉमर्शियली, यानी कि व्यावसायिक रूप से। नीतीश कुमार बिहार के बनने जा रहे हैं 10वीं बार के मुख्यमंत्री। बिहार के लिए लास्ट जी और भैया, क्योंकि आपके लिए आ रहे हैं फिर से नीतीश जी। और इस बार तो आपने नीतीश जी को न केवल भरोसा दिलाया है बल्कि ये भी कि नीतीश जी हैं तो बस मुख्यमंत्री तो वही होंगे, चाहे पार्टी कोई सी आ जाए, ये बिहार वालों के खून में बसा हुआ है पिछले कुछ समय से। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में कब मनाया जाने वाला वो दिन है, कब कौन सी वो तारीख है, इसके ऊपर भी आज की इस क्लास में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को इसके लिंक भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखने के बाद ही ये निष्कर्ष निकाल पाओगे कि कंटेंट जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए कितना योग्य है, कितना उपयोगी है और कितना हेल्पफुल भी रह रहा है। चलिए करते हैं शुरुआत। पहली खबर है यूएस के द्वारा, यानी कि जो ट्रंप साहब हैं ये रुके ना रोक रहे हैं, हर बार कहीं ना कहीं जा कर के कुछ न कुछ बोलते रहेंगे ताकि वो न्यूज़पेपर में हमेशा चर्चा में रहते हैं। ये हो सकता है कुछ रीज़न हो, क्योंकि आगे चल के अब इनका शासनकाल भी धीरे धीरे एंडिंग की ओर जा रहा है, तो ये तो तय है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल का हो सकता है, 4 साल तक, अगली बार फिर चुनाव होता है।
लेकिन क्या अगली बार फिर ट्रंप नहीं आएंगे? हाँ जी, नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ट्रंप 2 बार ही अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। एक बार पहले बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन सकता है तो वो अधिकतम 2 बार चुनाव लड़ सकता है, ये वहाँ का संविधान कहता है। और जब इस बार उनका द्वितीय कार्यकाल चल रहा है तो उनको पता है अगली बार हमें वोटर से तो मतलब है नहीं, हमें चुनाव तो लड़ना है नहीं भैया, अब हम क्या कर लें, हमारा घर सुधार लेते हैं। तो वही चल रहा है कहीं ना कहीं। चलिए बात करते हैं मीडिया में रहने का पीछे मकसद ये है कि लोकप्रियता बनी रहे। अमेरिका ने सऊदी अरब को औपचारिक रूप से मेजर नॉन नाटो अलाई के रूप में, जिसे MNNA का दर्जा दिया है। यह घोषणा सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जब अमेरिका की राजधानी में उनकी यात्रा होती है, और उनकी मीटिंग किसके साथ होती है? ट्रंप के साथ। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC वहाँ की राजधानी है। देखते हैं इन देशों के बीच आपस में क्या क्या समझौता हो रहा है, MOU क्या क्या हो रहा है। देश ने रक्षा, AI, सिविल, न्यूक्लियर और महत्वपूर्ण खनिजों पर एक व्यापक रणनीतिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह आपस में सुरक्षा की दृष्टि से और AI, अब आप देख रहे होंगे डेली हम जो खबर पढ़ते चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन AI से जुड़ी हुई खबर मिली जा रही है। तो आप भी तैयार रहिएगा, ये AI है ना, साइंस एंड टेक में आपको बहुत परेशान करने वाला है। मई 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, 24 मई या 26 मई ऐसा कुछ है, तो मतलब मई के लास्ट वीक में, तो उसमें आपका यहाँ से साइंस एंड टेक में AI का भरमार मिलेगा। अगर साइंस के क्वेश्चनों की संख्या अगर ज़्यादा हो भी सकती है, इसमें कोई ये मत समझिएगा कि उन्होंने कहीं से गलती कर दी है या वेटेज बढ़ा दिया, इसको प्रायोरिटी दे दी। कोई प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी उनकी है चर्चा में रहने वाले मुद्दे, और चर्चा में साइंस एंड टेक पूरे साल से चली आ रही हैं। ऐसे में प्रश्न तो बनता है। और AI जो है ये मनुष्य के लिए बहुत खतरा उत्पन्न कर रहा है आगे चलकर, नेगेटिव सेंस में भी। चलिए बात करते हैं MNA का महत्व। यह दर्जा उन देशों को मिलता है जिन्हें अमेरिका नाटो के बाहर अपना विशेष रणनीतिक साझेदार मानता है। इससे रक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, हथियारों और रणनीतिक सहयोग में प्राथमिकता मिलेगी। बातचीत करेंगे और आपस में सहयोग की सहायता करेंगे। बात यह है कि ये जिस तरीके से नाटो में सुरक्षा की गारंटी दी गई ना, वैसे यहाँ गारंटी नहीं होती है। यदि अगर नाटो क्या है? नाटो यह है कि अगर नाटो मेंबर्स के ऊपर कोई भी देश, जितने भी देश नाटो मेंबर के सदस्य हैं, उनमें से किसी भी अगर एक देश के ऊपर कोई अन्य देश हमला करता है या उनसे युद्ध करने का अभ्यास करता है, तो ये माना जाएगा कि नाटो मेंबर के जितने सदस्य हैं उन सब से आप युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि आप अमेरिका से भी युद्ध लड़ेंगे, फिर अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। अब ऐसे में ये जो आपका बना है MNN, इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको हम सब तरीके से सहायता करेंगे, लेकिन अगर किसी देश के साथ में आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आकर के वहाँ लड़ेंगे नहीं डायरेक्ट। ऐसा इस समझौते की मुख्य घोषणा है सऊदी अरब को MNNA का दर्जा मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक उन्नयन है, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। F-35 लड़ाकू विमान की बिक्री, अमेरिका तो चाहता ही है कि उसके हथियार बिकते रहें। चलिए भले वो आपस में चले या ना चले, भले वो खत्म हो जाए। सऊदी अरब अब अरब जगत का पहला देश बनेगा जिसे 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान मिलेगा। लगभग 300 उन्नत जो अमेरिकी टैंकों की मंजूरी, क्षेत्रीय सैन्य संतुलन में अहम बदलाव, संयुक्त रक्षा उत्पादन और तकनीकी साझेदारी मध्य पूर्व में अमेरिकी सुरक्षा उपस्थिति को और मजबूत करेगा। AI, न्यूक्लियर ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग, जब ये दोनों आपस में अगर सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग करेंगे तो खनिज पे भी बात करेंगे, न्यूक्लियर और एनर्जी पर भी बात करेंगे, और AI पर तो होना ही है। ये सब सऊदी अरब का एक विजन है 2030 तक तकनीकी का विविधीकरण करना अपने देश के अंदर। तो ये उसका जो टारगेट है ना, उसके अकॉर्डिंग समझौता कर रहा है। रक्षा एवं सुरक्षा आयाम,
F-35 की जो बिक्री अमेरिकी भरोसे का संकेत है, क्योंकि यह तकनीक केवल चुनिंदा देशों को दी जाती है। खाड़ी देश क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा सऊदी सैन्य लॉजिस्टिक जो उसकी क्षमता है उसमें विस्तार करेंगे, और अगर विस्तार कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं सैन्यगत दृष्टि से, तो अपने आप में ये होता है कि इस क्षेत्र में एक संतुलन स्थापित होने लग जाएगा कि यहाँ पर इस देश से हमें लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा आधुनिक हथियार है, ये हमें टारगेट कर सकता है। इजराइल की पारंपरिक सैन्य बढ़त पर संभावित प्रभाव, लेकिन अमेरिका संतुलन बनाए रखेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इजराइल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इजराइल को उठा दिया तो अमेरिका में, वैसे तो इजराइल को राष्ट्रपति ट्रंप को अब चुनाव तो लड़ना नहीं है, तो जनता अगर उनसे रूठ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने देश की जनता उनसे ना रूठे, और ऐसे में इजराइल के प्रति वहाँ के अमेरिका के जो नागरिक हैं वे सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही रिलीजन, उसी रिलीजन के लोग पाए जाते हैं जो ईरान में पाए जा रहे हैं, इजराइल में, तो उनके आपस में जुड़ाव होता है, लगाव होता है। अगली बात है ऊर्जा और तकनीकी सहयोग। सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा में अमेरिकी सहायता से सऊदी अपना महत्वपूर्ण परमाणु कार्यक्रम विकसित करेगा, जो नॉन प्रोलिफेशन मानकों के अनुरूप है। AI और महत्वपूर्ण खनिजों पर आपस में सहयोग करेंगे, और सहयोग करके सप्लाई चेन जो है उसको और आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व में आगे जाएंगे। बात करते हैं पश्चिमी एशिया में अमेरिका का रणनीतिक महत्व कैसे बढ़ रहा है। ईरान के प्रभाव को कम करेगा, मतलब संतुलन बनाने का प्रयास। चीन और रूस की खाड़ी देश में बढ़ती मौजूदगी को सीमित करने का प्रयास है। तेल, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार मार्गों की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सऊदी अरब को क्या क्या लाभ होगा, तो हथियार प्रणाली मिल जाएगी आधुनिक वाली। विजन जो 2030 उनका है उसके अकॉर्डिंग वो उनके जो आधुनिकीकरण है उसको कर पाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक सौदेबाजी के रूप में आगे उभरेगा देश। भारत के लिए अप्रत्यक्ष महत्व, मध्य पूर्व शक्ति संतुलन का पुनर्निर्माण भारत की ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि AI, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के अवसर और चुनौतियां भी बनेगी। भारत को यह समझना होगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे रणनीतिक साझेदारी के रूप में है, ऊर्जा निवेश सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारे लिए भी ये चिंतनीय होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के चाहे रिलेशन अच्छे रहे हो बीच में, लेकिन अभी कुछ समय से अच्छे रिलेशन नहीं है, ऐसे में कुछ तो चिंतनीय होगा। आपसे प्रश्न किस किस तरह से पूछे जाएंगे, तो इससे MNNA का क्या तात्पर्य है, इसमें नाटो से कैसे अलग है, क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा उपयोगी अगर बात करें तो 19 नवंबर 2020 को अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया है। ये तारीख याद रखना, 19 नवंबर, ठीक है। और जो सऊदी अरब है वो अमेरिका का अत्याधुनिक हथियारों में से F-35 लड़ाकू विमान जो उसको खरीदने जा रहा है। अगली खबर है डेल इंडिया ने अनुराग अरोड़ा को सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर नियुक्त किया है। तो ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। यह नियुक्ति भारत को कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में एक महत्वपूर्ण रूप से संकेत दे रही है कि हम बाजार के मुताबिक उपभोक्ता को सुविधाएं प्राप्त कराएंगे। भारत वैश्विक स्तर पर डेल का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है। महामारी के बाद लैपटॉप और हाइब्रिड जो डिवाइसों की बढ़ती मांग के बीच आप सभी एक बात तो देख रहे होंगे, जब से लॉकडाउन हुआ था यानी कि कोविड-19 आई थी, उसके बाद से हर एक चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। वैसे भारत में डिजिटलाइजेशन चल रहा था, लेकिन कोविड-19 ने इसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। आज स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, आज क्लासेस कोचिंग जो चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है। बच्चे गेम जो मतलब खेलने जाते थे, ग्राउंड में जाते थे, वो ऑनलाइन खेल रहे हैं। मतलब हर कार्य क्या हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। और जब डिजिटली होगा तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई ऐसे डिवाइस जो कि
एक साथ सारे माध्यम के रूप में काम करें, जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इन डिवाइसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इन सेक्टर में जो जो कंपनियां काम करेगी उनकी अहमियत, उनका महत्व अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बढ़ती मांग के बीच में ये जो नेतृत्व हो रहा है, ये मांग बढ़ रही है, इसमें भारतीय कंपनी का एक तरीके से जो मैनेजर डायरेक्टर के रूप में जा रहा है अपने आप में, और सीनियर मैनेजर ये हो रहा है, तो बहुत बड़ा महत्व रखता है अपने आप में। इससे क्या होगा, जो अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं वह भी भारत की तरफ मूव ऑन करेगी, भारतीयों को लाने का प्रयास करेगी। इसका फायदा यह है इनडायरेक्टली कि जो कंपनियां विदेशी हैं उनके सर्वोच्च पद पर अगर भारतीय जाते हैं तो वहां पर डिसीजन जो लिए जाएंगे ना, उस समय यह भी देखा जाएगा ऐसा ना हो कि हमारे देश के नागरिकों को ध्यान में रखे बिना निर्णय लिया जा रहा हो, उनको ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाए। ऐसा यह नियुक्ति डेल की एशिया प्रशांत विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। अनुराग का जो अनुभव है वह लगभग 28 वर्ष का अनुभव रहा है तकनीकी के रूप में, टेक्नोलॉजी में, उपभोक्ता जो कंज्यूमर है उनके साथ में, ई कॉमर्स में और बिक्री क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी, यानी कि मार्केटिंग में भी उन्होंने वर्क किया है। ओमनी चैनल चलता है ऑनलाइन, यूट्यूब पे रहता है, आपने देखा होगा, उसमें रणनीतिक चर्चा करते हैं। उत्पाद प्रबंधन के रूप में काम किया है, बड़े फॉर्मेट रिटेल और डिजिटल मार्केटिंग में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। मेरे साथियों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। ये दिखाता है अनुराग अरोड़ा से। उन्होंने अपने आप में कुछ न कुछ तो अपने जीवन में ऐसा किया है यूनिक, ताकि आज वे किसी विदेशी कंपनी के इस पद के योग्य बन पाए हैं, निर्णय कमेटी में शामिल हो पाए हैं, क्योंकि ये उन्होंने अपने दम पर हासिल किया। ये कोई सिफारिश से नहीं जाएगा, ये कोई एग्जाम से नहीं, बल्कि मेहनत करके अपने अनुभवों के आधार पर, और 28 वर्ष का तो अनुभव उनका ये है। तो सोचिए, जब उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, आज उनको ये पोस्ट मिल रही। तो अगर आप मेहनत करेंगे, और मेहनत किस सेक्टर में, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। यूपीएससी हमें यही सिखाती है। यूपीएससी क्या सिखा रही है कि भैया आप बाहर निकलिए, एक्चुअली आइए, आप किताबी ज्ञान से बाहर आइए, और आप उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करिए जो आज के समाज के साथ जुड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। और ये आज के समाज का अनुभव हमारे सामने आता है, ये व्यक्तित्व दिखाता है। और हम जो यूपीएससी के जितने एस्पेरेंट्स हैं, जो इसकी तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को मोटिवेट भी करता है कि अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। 2020 में डेल से जुड़े, आज देखिए 5 साल का इंतजार किया और आज डेल में इतना बड़ा पद मिल रही है, भूमिका का विस्तार हो रहा है अपना आप अपने। 2020 में डेल से जुड़ने के बाद Dell.com इंडिया के विस्तार तथा रिटेल डिजिटल कनेक्ट को मजबूत किया। अपने आप में भैया प्रमोशन तो होना ही है, क्योंकि Dell.com इंडिया जो इसका बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ाई है उन्होंने। नई भूमिका में वे सेल्स ग्रोथ, डिजिटल रिटेल, चैनल पार्टनरशिप और उपभोक्ता रणनीति को दिशा देंगे। भारतीय उपभोक्ता बाजार के लिए संदर्भ देखिए, एक तो वो भारतीय हैं खुद भी, तो इसका जो नॉलेज है उनको यहाँ का, वो अपना वहाँ यूज़ हो पाएगा। भारत विश्व के सबसे बड़ी पीसी और लैपटॉप बाजारों में से एक है, क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी है और हर कोई चाहता है कि उनके पास या तो लैपटॉप हो या अन्य कोई सिस्टम होना ही चाहिए। छात्रों, स्टार्टअप्स, रिमोट वर्कर और गेमिंग सेक्टर में तेज मांग के कारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगत से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप बात करें भारत में वे कंपनियां जो इस समय बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, तो डेल है, एचपी है और लिनोवो, आसूस भी इसके साथ रहेंगे। आप देखेंगे लिनोवो जो है एचपी और डेल जैसा ही कंपनी बनकर उभरी है, आसूस भी हैं। अब अगर आप ये देखें, इसमें इनकी कीमत भी उस लेवल की है कि एक आम नागरिक भी इसको अफोर्ड कर सकता है, वो भी खर्च करके खरीद सकता है। उस लेवल से बना रहे हैं, हर एक क्वालिटी के सिस्टम बना करके सेल कर रहे हैं, इसलिए इनकी लोकप्रियता भारत में ज़्यादा है, क्योंकि भारत की पर कैपिटा इनकम है वो इतने अच्छे नहीं है, वैश्विक लेवल के अकॉर्डिंग कम है। यह बाजार के अत्यंत प्रतिस्पर्धी कंपनियां कौन कौन सी है, जिसका नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ अभी आपको, यही भारत में डेल की एपीएसी रणनीति में हाई प्रायोरिटी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। डेल की भारत रणनीति
डेल चाहता है कि भारतीय ग्राहकों के लिए एआई सक्षम पीसी और हाइब्रिड वर्क डिवाइस तैयार किया जाए। त्योहार सीजन में आक्रामक बिक्री अभियान, और जब त्योहार होता है तब भारी छूट देंगे भैया, तो क्यों नहीं जाएगा। प्रीमियम सपोर्ट्स देंगे, प्रो सपोर्ट्स, ये सारे हम अगर सिस्टम में सपोर्ट देने लग जाएंगे अलग अलग तरीके किस्म के, तो ग्राहक हमारी जो कंपनी के साथ में जुड़ेगा, हमारे सिस्टम को प्रायोरिटी में रखेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री चैनलों को एकीकृत करने का फोकस करेंगे। हम ऑनलाइन में देंगे, ऑफलाइन में देंगे, दोनों मॉड्यूल को एक साथ जोड़ कर रखेंगे आपस में। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन खरीद रहा है और उसके नज़दीक में अगर वो दुकान है हमारी, तो हम वहीं से उठा करके तुरंत उसके पास पहुंचा दें। अनुराग अरोड़ा का नेतृत्व इन पहलों को आगे बढ़ाएगा और डेल की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को और मजबूत करेगा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कारपोरेट नियुक्तियों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, और वो भी डिजिटल और वैश्विक टेक्नोलॉजी के साथ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम, वह है आपका लियोनार्डो डीके प्रियो को डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। तो ये हॉलीवुड के अभिनेता हैं जिन्हें ये अवार्ड है ये मिलने वाला है। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किए जाने की बात की जा रही है। उनकी फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनादर में उत्कृष्ट और गहन अभिनय के लिए दिया जा रहा है। मतलब उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया है बहुत अच्छे से किया, अपना रोल निभाया है, उस रोल के लिए उनको दिया जा रहा है। और ये दिया जाएगा समारोह जब होगा 3 जनवरी 2026 को ये दिया जाना है। यानी कि आपको फिर से 3 जनवरी को अगर ये देंगे तो 4 जनवरी 2026 को हमें इनके बारे में रिटर्न से पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में आपके लिए पृष्ठभूमि अभी से बन जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत प्रतिष्ठित अभिनय पुरस्कार हैं। अभिनय बोले तो जो अच्छा कर रहे हैं, हीरोज हैं, यानी कि जो रोल निभाने वाले हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये भी अभिनय ही है, ये भी एक कला है, उसकी बात हो रही है। अक्सर इस अवार्ड को ऑस्कर संकेतक माना जाता है। यह सम्मान पाने वाले कई अभिनेता आगे चलकर ऑस्कर विजेता भी बने हैं। ऐसे में उनके लिए नया संकेत है। पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिनका प्रदर्शन यानी कि मूवीज हैं, कोई नाटक है, कुछ भी चल रहा है, उन एपिसोड्स या जो भी चल रहा है उनके अंदर अच्छे से सहयोग किया, सपोर्ट किया और मेहनत की, अपनी प्रतिभा को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो लोगों में लोकप्रियता हासिल कर पा रहे, उन्हें ही यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। व्यापक प्रशंसा भी बनाता है लोगों के बीच में और इनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है पुरस्कार मिलने पर। इनके प्रदर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर में वे मानसिक और व्यक्तिगत संघर्षों से गुजरते जटिल किरदार को निभाते हैं। मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन, और व्यक्तिगत अपने खुद के मतलब अंतर आत्मा के अंदर संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है कि क्या करे, द्वंद्व चल रहा है अंदर ही अंदर, महाभारत चल रही भैया, उसका किरदार निभाया है। और वो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से निभाया है कि हीरो को जो अभिनय करता है, जिसे हम हीरो कहते हैं, वह ऐसा नहीं है कि केवल दिखाने के लिए कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में इसी के अंदर ऐसा है, ये दिखा देना। उनके अभिनय की भावनात्मक वीरता, तीव्रता और मनोवैज्ञानिक गहनता सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपने अपने मनोविज्ञान को समझ लिया अपने अंदर के, तो आपने दुनिया को जीत लिया है, क्योंकि आपने अपने आप को जीत लिया जिस दिन, उस दिन आप दुनिया के हर एक प्रत्येक इंसान के बारे में समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है उसको आप सुन पाएंगे, बिना कुछ कहे सुन जाएंगे। आलोचकों और फेस्टिवल समिति ने विशेष रूप से उनके इन बिंदुओं को सहारा और इन बिंदुओं के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है। यह भूमिका उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, उनके लिए एक इतिहास का स्वर्णिम युग बन रही है। अभिनेता में सहयोग और निर्देशक के साथ में किस तरीके से दोनों ने आपस में सहयोग किया। फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध निर्देशक पॉल थॉमस जो एडरसन ने किया है, और एडरसन की पूर्व प्रसिद्ध जो फिल्में उन सभी में भी अगर आप देखेंगे तो जितने हीरो रहे हैं या जितने अभिनेता करते रहे हैं उन सभी के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं होती रही।
और इनके द्वारा जितनी भी फिल्म बनी है वो सभी अत्यधिक सराहनीय रही है लोगों के बीच में। ऐसे में ये फिल्म एक और अच्छा चर्चा का विषय और साथ में एक अवार्ड तक पहुंचना अभिनेता और निर्देशक दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। यह नया सहयोग 2026 अवार्ड सीजन में पहले ही चर्चा का केंद्र बन चुकी है। डिकैप्रियो की कलात्मक विरासत वाकई में क्वालिटी है उनकी, उन्होंने मेहनत की, बहुमुखी प्रतिभा के और गहन शोध आधारित अभिनय और चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये तो सराहना करनी चाहिए, मानना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कलाकार है तो वो अपना अगर कला का प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के वो आपके सामने रख पाता है। इनके द्वारा जो फिल्म लाई है जिसमें द रिवेंट जो कि ऑस्कर के लिए तैयार हुई, इंसेप्शन ये भी इनकी फिल्म है, इन सभी में उन्होंने कार्य किया। ऐसी बहुत सारी फिल्में, आपको जो जिस फिल्म के लिए अवार्ड दिया जा रहा है ना उस फिल्म को जरूर याद रखना। और एक ये ऑस्कर के लिए जो लिखी हुई है द रिवेंट, इस मूवी को जरूर याद रखना। री इवेंट, इसके बाद में कौन सा आ रहा आगे, ठीक है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर देखें इसमें आप तो सामाजिक और पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनमें सक्रिय रूप से रह करके कौन कौन से नेता हैं, अभिनेता और कौन कौन से लोग हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कौन कौन से ऐसी मूवीज हैं जो आगे बढ़ रही हैं, पुरस्कृत हो रही हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पुरस्कार की श्रेणी में जो मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आज ये टॉपिक भी रिवीजन करेंगे कि ऑस्कर के लिए कौन कौन सी मूवी इस बार सेलेक्ट हुई, कौन कौन से अभिनेता, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए और किसे दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है, इन सभी को एक बार रीड कर लेना है। 2026 फिल्म फेस्टिवल के अन्य सम्मानित कलाकारों में माइकल बी जॉर्डन है और एडम सैंडलर है। ये सभी जो हैं अलग अलग शैलियों में अपनी जो परंपरा चली आ रही है अभिनय की, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। आर्ट एंड कल्चर जुड़ा हुआ है जो कि जीएस पेपर 1 यूपीएससी में 100% आता ही है। आपको फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा है, मैंने आपको पहले कह दिया, जो कि सोशल जस्टिस वाला पार्ट है वहाँ पर आएगा। अगली खबर है एचडीएफसी बना भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड। कंटार ब्राइन जो ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार एचडीएफसी को 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। इसने टीसीएस जो कि टाटा के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, टीसीएस का, ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, याद रखना। इस बार इसका जो ब्रांड है वो कम इसलिए भी हुआ थोड़ा टीसीएस का, क्योंकि एसएससी से बहुत सारी एग्जाम्स ये करवाता था, वहाँ पर इनका ये भी कम हुआ है, तो थोड़ा होगी ब्रांडिंग कम। अपना वहाँ दूसरी कंपनी आ रही है, छोड़ दिया है, पीछे छोड़ती चली जा रही है और 2022 से शीर्ष पर बैठी थी। टीसीएस 2022 से पहले स्थान पर थी। एचडीएफसी बैंक के शीर्ष स्थान पर लौटने का महत्व 2021 के बाद एक बड़ी वापसी हुई है। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय के बाद मजबूत एकीकरण ने ब्रांड प्रतिष्ठा है उसे और बढ़ा दिया है। देखिए एचडीएफसी बैंक एक अलग है और एचडीएफसी जो एक लिमिटेड कंपनी है, दोनों अलग है। एक एचडीएफसी जो अलग सेक्टर में भी कार्य कर रहे हैं लिमिटेड, और एचडीएफसी बैंक है, मालिक दोनों का एक है लेकिन दो अलग अलग कंपनियां बना रखी है। अब उन दोनों को एक किया गया, दोनों के सीईओ को एक बनाया गया, मैनेजर एक बनाया गया, ताकि दोनों कंपनियों की आय जो एक जगह होने लग जाए। इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तब जाकर के आगे ब्रांडिंग कर पाए। डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा पहल उपभोक्ता विश्वास को ब्रांड की मजबूती बनाता है। ब्रांड जेट जो रिपोर्ट में ब्रांड योगदान और उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग यानी कि उनकी धारणा के मुताबिक महत्व दिया जाता है। इन दोनों में एचडीएफसी बैंक का स्कोर सबसे उच्च रहा है। ब्रांड मूल्यांकन की पद्धति, किस तरीके से ब्रांड की वैल्यू की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो मेथड है कि वित्तीय प्रदर्शन कैसा है, यानी कि पैसे की लेन देन कैसी चल रही है, जो उनके कस्टमर है यानी कि उपभोक्ता जो हैं उनके बीच में किस तरीके से अच्छे से एचडीएफसी बैंक को लेकर के लोगों का जुड़ाव कैसा है, लोगों का वक्तव्य कैसा है, लोग किस तरीके से उसके साथ महसूस करते हैं, ये देख करके इन दोनों को एक साथ मर्ज करके जो ब्रांड वैल्यू है, उनकी कीमत है, वो आंकी जाती है। रिपोर्ट में ब्रांड योगदान
को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि बैंक के साथ में जो उपभोक्ता हैं उनकी मानसिकता, बाजार रुझान और आर्थिक परिदृश्य को किस तरीके से लेना है। टीसीएस की धीमी वृद्धि भले ही वैश्विक स्तर पर आईटी की दिग्गज कंपनी रही हो, लेकिन 2025 में उसकी ब्रांड वैल्यू वृद्धि जो है वो कम रही। वैसे टीसीएस की लोकप्रियता शिक्षा के क्षेत्र में ही थी ज़्यादातर, जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जा रही थी, जिसमें एसएससी सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य और भी एग्जाम्स हैं जहां टीसीएस कंपनी उनके एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एसएससी इतना बड़ा संस्था है पूरे भारत में कि यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है और उसमें सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट पाए जाएंगे, यानी उसकी तैयारी करने वाले बच्चे पाए जाएंगे। तो अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो टीचर भी ज़्यादा होंगे, और टीचर कब ज़्यादा होंगे? जब संस्थाएं ज़्यादा होगी, कोचिंग ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मोड में एसएससी को लेकर के बहुत सारी कोचिंगें चलती हैं, संस्थाएं चलती है, टीचर्स हैं। तो टीसीएस को वो सभी क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। लेकिन अभी टीसीएस से उनका जो टेंडर था एसएससी का वो समाप्त हो गया। आप सभी ने विरोध सुना होगा, एडिक्विटी को लेकर के चला था। तो टीसीएस की जगह अब एडिक्विटी, सभी उसको सुन रहे हैं। एडिक्विटी का नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन जब से एसएससी ने उसको टेंडर दिया है तब से आप सभी ने उसके बारे में भी सुन लिया होगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो होता है कि ब्रांडिंग में कमजोरी होती है, लोग बाग किसी और को प्रायोरिटी में लेने लग गए। फिर उपभोक्ता विभेदन और ब्रांडिंग निवेश में कमी, यानी कि लोगों के बीच में आपस में बातचीत कम होने लग गई। जो लोग हैं उसका यूज़ कम कर रहे हैं, उसका कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे, तो अपने आप कम हो जाएगी ना। यह संकेत देता है कि वित्तीय शक्ति पर्याप्त नहीं, ब्रांड बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, मार्केटिंग भी जरूरी है। जोमेटो की तेज उछाल, जोमेटो ने भी युवा भारत का ब्रांड संकेत दिया है। जोमेटो लगातार दूसरे वर्ष तेजी से आगे बढ़ता हुआ ब्रांड बना है। ब्रांड मूल्य 2025 में लगभग 2 गुना होकर के $6 बिलियन पहुंच गया है। फूड डिलीवरी के अलावा जो लाइफ स्टाइल और अन्य सेवाओं में भी इसने अपना विस्तार किया है। डिजिटल यूटिलिटी के रूप में उसकी मजबूत स्थिति है। और वैसे जोमेटो हर एक सेक्टर में फैला हुआ है, मतलब लोगों के बीच में फेमस तो है ही सही ना। अगर वो अन्य सेक्टर में भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी ब्रांडिंग वैल्यू और बढ़ेगी ही सही। आधुनिक भारतीय उपभोक्ता विशेषकर युवा की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व है। और एक बात और, जोमेटो ने हाल ही में भारत सरकार के साथ समझौता किया है कि हम भारत में रोजगार देंगे। और जब भारत सरकार उसके साथ एग्रीमेंट कर रही है तो जोमेटो की अगर वैल्यू बढ़ती है, ब्रांड वैल्यू, तो ये तो भारतीयों के लिए और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि भारत के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। हम बहुत सारे ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम जोमेटो से, ऑनलाइन जो प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं ना, उनसे करते हैं। उभरते ब्रांड और नए पेशेवर प्रवेश करता 2025 में सूची को बढ़ा करके 100 ब्रांड को महत्व दिया गया है। 18 नए ब्रांड जो इसमें शामिल हुए, जिसमें यह दिखाता है कि भारत का जो बाजार है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट रैंक पे 7वें नंबर पर है, जो कि उपभोक्ता केंद्रित ब्रांड के रूप में देखा जा सकता है। सीमेंट की दुनिया में अल्ट्राटेक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। वेस्ट साइड तो और जो जूडियो जैसे रिटेल फैशन ब्रांडों की तेज उछाल भारत के लोगों के बीच में जो लाइफ स्टाइल है कि कैसे जीना, कैसे रहन सहन है, खाना पीना, कपड़े पहनना वगैरह, ये सब उसमें आ रहा है लाइफ स्टाइल में। और फैशन इनके बाजार का विस्तार कर रही है। भारत के ब्रांड परिदृश्य की अगर बात की जाए व्यापक रूप से तो 100 ब्रांड को लाए, जिसके अंदर $523.5 बिलियन हैं कुल। और इससे भारत की जीडीपी का अगर बात करें इन कंपनियों के योगदान के ब्रांड में तो 13% का है। ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ब्रांड मूल्य में वृद्धि हो रही है। तो वो 2024 में 19 थी और 25 में केवल 6 रही है। तो सोचिए ब्रांड वैल्यू की पहले कमी कितने लोगों की, मतलब सिर्फ 19 लोग, ऐसा चल रहा था कि 19% की तरफ थी, अब 6% और उसमें बढ़ोतरी हुई है। शीर्ष सेक्टर वित्तीय सेवाएं, जिसमें आपको आईटी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, सीमेंट में भी और फैशन में ये ज़्यादा आगे बढ़ रही है।
हमारे यहाँ के जो लोग हैं यानी कि खरीदने वाले, उनका रुझान क्या है, उनके सोच विचार क्या है। वे हैं मूल्य आधारित बात करते हैं, कीमत को ध्यान में रखते हैं, नवाचार किस तरीके से हो रहा है उस पर ध्यान रखते हैं, और उद्देश्य आधारित ब्रांडों की ओर झुकाव इनका रहता है। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो है आपका प्रश्न में, ये तो तथ्य है यूपीएससी की दृष्टि से, मैंने आपको पहले बताया। एचडीएफसी का देख लीजिए कितना है, 44.9 बिलियन डॉलर है ब्रांड। 2022 से 24 तक टीसीएस फर्स्ट नंबर पर थी, अब जो शीर्ष पर आ गई एचडीएफसी 25 में, और सबसे तेजी से बढ़ने वाली जोमेटो है। अल्ट्राटेक जो है 7वें नंबर पर है सीमेंट में, ये बात याद रखना। नई एंट्री किन किन को मिली है ब्रांड में, तो वो 18 कंपनियां हैं। कितनी संख्या, तो 18 है। भारत में आईपीओ की धूम, डीमेट अकाउंट्स और करोड़ 21 करोड़ के पार। चलिए थोड़ा फास्टली करते हैं क्योंकि क्लास लंबी होने जा रही है, थोड़ा फास्टली करेंगे। ये ऐतिहासिक उछाल है आईपीओ के सीजन में, और आईपीओ से जुड़ा हुआ शेयर बाजार के साथ में और खुदरा निवेशकों के बीच में फोमो, FOMO, फेयर और मिसिंग आउट के कारण हुआ है। NSDL और CDSL दोनों डिपॉजिटरी ने इस वृद्धि को दर्ज किया है। रिको डीमेट उछाल का महत्व, भारत का जो डीमेट अकाउंट है अगर वो बढ़ रहा है तो अपने आप सबसे तेजी से कौन बढ़ेगा विश्व में, वो बढ़ेगा हमारा इक्विटी बाजार, और आगे चलेगा। डीमेट खाता वृद्धि बाजार के गहन लोकतांत्रिकरण को भी दिखा रहा है। पिछले 10 महीनों की सबसे तेजी से मानसिक रूप से वृद्धि, यानी कि लोगों की दिमागी स्तर से वृद्धि हो रही है। इससे भारतीय वित्तीय प्रणालियों में खुदरा निवेशकों की भूमिका और बढ़ती चली जा रही है। आईपीओ हैं, अगर उसकी बात करें तो ये बूम वाला जो ऑप्शन है इसका, ये सबसे ज़्यादा चालक बना है। अक्टूबर में 33 आईपीओ आए, जिसमें 140 करोड़ जो रुपए हैं उनकी जुटाई हुई, मतलब आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? 2 मिनट, सॉरी। सबसे बड़ा आईपीओ जो है वह टाटा कैपिटल्स का है। इसके बाद में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इसके बाद में वे वर्कर इंडिया, और मतलब जो वर्क करने वाला इंडिया वो, इनका ज़्यादा रहे आईपीओ में। ओवर सब्सक्रिप्शन जो लिस्टिंग को लेकर के, लिस्टिंग गेन और यूपीआई आधारित आसान आवेदन प्रक्रिया ने जो निवेशक हैं उनको बढ़ावा दिया है। आईपीओ सीजन के दौरान जो डीमेट खाता वृद्धि है उनके साथ लोगों का जुड़ाव रहा है, और वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक पैटर्न माना जाता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो 3% की वृद्धि दर्ज होती है। मिड कैप में अगर बात करें 4%, और स्मॉल कैप में बात करें तो 3% की उछाल दर्ज हुई है। सकारात्मक बाजार की भावना यह संकेत दे रही है कि नए निवेशक भारत में आ रहे हैं। कई निवेशकों ने एसआईपी की तुलना में सीधे इक्विटी निवेश को प्राथमिकता दी। खुदरा निवेशकों का बदलता परिवर्तन, अगर बात करें मिलेनियल और जेन जेड निवेशकों की तेज भागीदारी है। जो नई आबादी है ना उनकी ज़्यादा है। निवेशक सिर्फ आईपीओ और अल्पकालिक लाभ है तो खाते खोल रहे हैं कम समय के लिए। शॉर्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म में ने ऑनबोर्डिंग को अत्यधिक सरल बनाया है। फोमो और सोशल मीडिया जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से नए नए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। बढ़ती भागीदारी की चुनौतियां किस तरीके से बढ़ेगी, चुनौतियां कौन से, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो कई निवेशकों के 2 या अधिक डीमेट खाते होने से कुल संख्या बढ़ी, लेकिन एक्टिव पार्टनरशिप जो है उतनी नहीं बढ़ पाई। एनएसी के अनुसार सक्रिय क्लाइंट्स की संख्या में गिरावट देखी गई है, एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे, यानी कि ये तो वो चल रही है। देखिए एक ये भी होता है कि अकाउंट्स खोलने के लिए कंपनियां टारगेट दे रही हैं, और अगर किसी को टारगेट दे रहे हैं उसको पैसा मिल रहा है तो भैया वो अकाउंट खोल दे रहा है, और अकाउंट खुल गया है, सामने वाला इंसान को चलाना ही नहीं आ रहा है। अब चलाना नहीं आएगा, यूज़ करना नहीं आएगा, तो किस तरीके से वो उसको यूज़ करेगा, और यूज़ नहीं करेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इन निवेशकों में वित्तीय शिक्षा की कमी बाजार में सट्टेबाजी और अनिश्चित व्यवहार को भी बढ़ावा दे रही है। वित्तीय बाजार के लिए व्यापक संकेत, डीमेट उछाल वित्तीय समावेशन और औपचारिक निवेश प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। भारत पूंजी बाजार की गहनता यानी कि मार्केट डेप्थ को और तरलता लिक्विडिटी को और बढ़ती हुई देखेगा कि हमारे यहाँ पर जो है ना प्रवाह है ना पैसों का, लेन देन का, वो और अच्छा हो सके।
बात करें सरकार और कंपनियों के लिए तो पूंजी जुटाना और आसान हो जाएंगे, नए अवसर मिल जाएंगे और इससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी क्योंकि कंपनियां पैसे जुटाएंगी तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। खुदरा निवेशक में अत्यधिक उत्साह संभावित अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। ऐसे में यूपीएससी के लिए डीमेट अकाउंट्स की बात होती है, एनएसडीएल और सीडीएल क्या है इसके बारे में बात होगी। प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट के बीच में आईपीओ की क्या भूमिका है वो होगा। रिटेल पार्टनरशिप में छोटे बड़े व्यक्तिगत स्तर पर निवेश को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का पहला कॉमर्शियल पीएसएलवी ओशन सेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो हमारे भारत के तिरंगों को हर बार गर्व महसूस करवाता है। जब जब इसरो की बात आती है अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि वाह क्या बात है, क्या कर रहा है हमारा देश टेक्नोलॉजी में। ये इसरो और साथ में जो हमारा डीआरडीओ है दोनों ही काफ़ी उच्च गति से आगे चल रहे हैं। भारत में पहली बार पीएसएलवी रॉकेट निजी क्षेत्र प्राइवेट कंपनियों के लिए भी द्वारा बनाए जाने वाले जैसे कि हेल एल&टी जो कंपनियां हैं इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उनको भी अवसर देंगे। ये रॉकेट 2026 की शुरुआत में ओशियन सेट उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के तेजी से निजीकरण और वाणिज्यीकरण का प्रतीक है। अब भारत सरकार चाहती है क्योंकि इसरो की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अलग बन गई है क्योंकि सबसे कम खर्च में ये अंतरिक्ष प्रदर्शन अंतरिक्ष में आपके उपग्रह हैं या कुछ भी है तो उसका प्रक्षेपण करना उसको वहाँ जाकर के लॉन्च करना सारा कार्य कर पाता है। अगर अमेरिका 100 रुपये में कर रहा है तो भारत उसको 30 रुपये से लगा करके 50 के बीच बीच में कर देगा। तो ये कारनामा कर पाता तो वो इसरो है। ऐसे में भारत इसकी तरफ निजीकरण यानी कि निजी सेक्टर को इसमें लाना कि आप भी ला करके यहाँ लॉन्च करवाइए पैसे दीजिए और वाणिज्यीकरण यानी कि भारत सरकार पैसे लेगी और उनके जो भी रिसर्च हैं वो करने में मदद करेगी। यह उपलब्धि क्यों ऐतिहासिक है क्योंकि पीएसएलवी का निर्माण मुख्य रूप से इसरो के द्वारा किया जाता है। पहली बार ये देखा जा रहा है कि पीएसएलवी अब इसरो से बाहर जा करके हमारे यहाँ के निजी सेक्टर वाले भी इसको बनाएंगे। पहली बार पूरा लॉन्च वाहन डिजाइन निर्माण इंटीग्रेशन सब कुछ निजी सेक्टर के हाथ में है, वो खुद करेंगे, उनको भी अवसर मिल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका में आप देख रहे हैं कि भारत अमेरिका सरकार की अपनी कंपनी है नासा, वो अपनी जगह काम कर रही है लेकिन एलोन मस्क की जो कंपनी है वो अलग तरीके से स्पेस एक्स वो अलग सेक्टर से काम कर रही है, नासा से भी ज़्यादा काम कर रही है स्पेस एक्स। तो अपने आप में दिखाती है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी है, उसका मालिक कोई सरकार नहीं है बल्कि केवल और केवल एलोन मस्क है। इसलिए दुनिया का इतना बड़ा अमीर आदमी है कि उसने उस सेक्टर में काम किया जो भविष्य में शिखर पर रहने वाला था बिजनेस। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय निजी उद्योग जटिल अंतरिक्ष प्रणालियों को बनाने में सक्षम है। भारत के अंतरिक्ष जो क्षेत्र हैं उसमें इंडस्ट्री लीड इसरो सपोर्ट नामक जो मॉडल है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हेल और साथ में आपको मिलेगा एल&टी कंसोर्टियम की भूमिका क्या है। तो ये 2022 में NSIL इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में 5 पीएसएलवी बनाने का अनुबंध मिला था, इसको मतलब एग्रीमेंट हुआ था। पूरा पीएसएलवी एक्सेल वेरिएंट कंसोर्टियम ने बनाया। यह पीएसएलवी का शक्तिशाली संस्करण है जिसमें बड़े स्टेम ऑन बूस्टर होते हैं। ध्यान देना 2022 में जब एग्रीमेंट हुआ था ना तब भी यूपीएससी ने इस पीएसएलवी की भूमिका के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। अब तो बन के तैयार हो गया है और अगर बन के तैयार हो गया है लॉन्च करने की बारी है तो सोच ही लीजिए यूपीएससी क्यों ना प्रश्न फिर से पूछेगा। कंसोर्टियम ने कंपोनेंट निर्माण से लेकर के सिस्टम इंटीग्रेशन तक सभी चरण पूरे किए। इसरो ने केवल तकनीकी सहायता बताई है कि कैसे कैसे करना है और गुणवत्ता की निगरानी का ध्यान रखा कि ऐसा नहीं हो कि क्वालिटी में गिरावट हो जाए। पीएसएलवी एक्सेल और ओशियन सेट यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे इसरो की दृष्टि से। इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहन है भैया। पहली बार में ही ये मतलब पीएसएलवी जो है जो भी हमें लॉन्च करना हो अधिकतर भारत ने इसी से अपने मिशन को सफलता हासिल की। पीएसएलवी से 50 से अधिक अर्धशतकीय पारी पूरी कर दी है इसने लॉन्चिंग व्हीकल में, इतने मिशन सफल किए। पीएसएलवी एक्सेल 6 विस्तारित बूस्टर वाला उन्नत संस्करण है। पीएसएलवी के द्वारा ओशियन सेट का जो कि महासागर में उसकी रंग देखना है किस तरीके से रिंग बन रही है, रंग के बारे में
तापमान देखना है, वायुमंडलीय अध्ययन करना है और तटीय निगरानी के लिए एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करना है। 2026 में ओशियन सेट का प्रक्षेपण निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पीएसएलवी से ही होगा और ये मुझे लगता है कि 2026 की शुरुआत में ही, जनवरी माह में ही देखिएगा ये करतब देखेगा इसरो, क्योंकि इसरो ने हमेशा नए साल की शुरुआत के लिए उसने पहले से प्लान करके रखा है और पहले ही दिन लॉन्च करता आया है। इसरो की बदलती भूमिका, इसरो अब निर्माण करता नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी सक्षमकर्ता की भूमिका निभाने जा रहा है। उत्पादन, इंटीग्रेशन, पुनरावृत्ति उद्योग जगत के हवाले की जा रही है। अब कह रहे हैं कि आइए अब आप काम कीजिए, हम नया काम करेंगे, जो हमने कर लिया ना उसका आप यूज़ कीजिए और नए नए बनाइए और बेचिए विश्व के देशों को और हमें पैसे ला के दीजिए। इसरो का फोकस है नए रॉकेट यानी कि NGLV को बनाना। मानव मिशन गगनयान भूलिए मत, 2026 में ये मिशन भी है। 2026 में ही जनवरी माह में गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी है। डीप स्पेस मिशन और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन और शोध पर आधारित होगा। हमें खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाना है। इसरो इस तरफ काम कर रहा है। अब ये छोटे मोटे काम नहीं, अब बड़े बड़े खेल खेलेंगे। छोटे काम बहुत खेल लिए हैं, अब तो हमारे यहाँ के छोटे बिजनेसमैन कर लेंगे इसको। भारत ने अंतरिक्ष उद्योग के लिए व्यापक महत्व, भैया अंतरिक्ष में अपने आप में महत्व है इसरो का, और इसरो के साथ प्राइवेट कंपनियों का आना और महत्व बढ़ जाता है। भारत की न्यू स्पेस इकोनॉमी को मजबूत करेगा। निजी क्षेत्र के लिए वैश्विक लॉन्च मार्केट में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक एकमात्र प्राइवेट कंपनी है पूरे विश्व में जो इतने आगे से बढ़ रही है और वह है स्पेस एक्स एलोन मस्क की। ऐसे में भारत सरकार द्वारा इसरो को छूट देना और इसरो पूर्णतः सपोर्ट करने की भारत में प्राइवेट कंपनियां भी उभरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट दिखाती हैं। भारत विदेशी ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और किफ़ायती लॉन्च प्रदाता बन सकता है। सप्लाई चेन, कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में नया निवेश आकर्षित करेगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे भारत की प्राइवेट कंपनियां लॉन्च करने लगेगी तो विश्व के अनेक छोटे छोटे देश अपने उपग्रह लॉन्च करवाएंगे हमसे, क्योंकि अमेरिका या अन्य जो देश हैं उनके द्वारा लॉन्च करने के लिए खर्च ज़्यादा किया जाता है। मान लो 100 करोड़ का अगर खर्च हो रहा है तो भारत उसको 30 से 35 करोड़ में कर डालेगा। लगभग 70 से 65 से लगा के 70% का प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो ऐसे में वो भारत के पास आएंगे ना, और ऊपर से इसरो इतना विश्वास पात्र बन गया है अंतरिक्ष में संस्था के रूप में कि विश्व में सभी देशों में, जैसे नासा के है, रूस का है रोसकॉस्मोस, और यूरोपीय यूनियन का है अपना स्पेस एक्स है एलोन मस्क का, वैसे ही इसरो भी लोकप्रिय अंतरिक्ष एजेंसी बनी हुई है। उद्योग जगत दोहराए जाने वाले योग्य उत्पादन क्षमता विकसित होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण, 2020 के बाद भारत में अंतरिक्ष का निजीकरण निवेश के लिए खोल दिया गया है। इन स्पेस एक नियामक संस्था के रूप में काम करती है। ये ध्यान रखती है कि प्राइवेट कंपनियां कंट्रोल में काम करें। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसरो ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है इसके लिए, जो रॉकेट उत्पादन और लॉन्च की व्यावसायिक सेवाएं संचालित करती है, प्राइवेट कंपनियों का अवसर देती है। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि पूरे तरीके से उद्योग नेतृत्व वाला नया बनाया जा रहा है। ध्यान देना, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये एक इस तरीके का है कि हमें छोटा ऐसा भी बनाना है जो छोटे छोटे उपग्रह लॉन्च करना है, तो उसके लिए इतना बड़ा SLV को उपयोग नहीं करना पड़े, बल्कि हम कुछ छोटे स्तर पर कम खर्च में, कम फ्यूल खर्च करके भी, और ये इसमें ऐसा चाह रहे हैं हम SLV में कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और इसकी वजह से हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें कि ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ये इसमें मोटिव हमारा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर इसमें हम आगे बढ़ गए तो। यह कदम भारत को अमेरिका के स्पेस एक्स, यूरोप के और चीन जैसे वैश्विक उद्योग जगत की कतार में और लेके आएगा। निजी PSLV निर्माण भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को और आगे बढ़ाता है। कई देशों और कंपनियों ने भारतीय कंपोर्टियम के साथ लॉन्च अवसरों में रुचि दिखाई है। स्पेस का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत में, तो भारत निश्चित रूप से, अगर हम जो सपना देख रहे हैं कि अर्ध रेट 2047 तक विकसित भारत, जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे तब हम विकसित भारत घोषित करेंगे।
उसके लिए हमें यह संघर्ष करना होगा, ये नई नई ऑप्शन लाने होंगे। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग को भी ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका बनाएगा, साउथ साउथ पार्टनरशिप में भी भारत की वैल्यू को मजबूत करेगा। पीएसएलवी का निजीकरण से भारत से प्रश्न यूपीएससी में प्रश्न पूछे जा सकता है, और इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहाँ सभी। नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं 20 नवंबर को। आइए बात करते हैं 202 सीटों भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। अब जीत हासिल की है तो कितनी सीटें थी भैया? 243 सीट थी टोटल, और 202 सीट लेकर आए हैं, बहुत बड़ी जीत है। ये गठबंधन जो है उन्होंने सर्वसम्मति से नेता जो किसको चुना गया? नीतीश को। हालांकि ने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार वालों के लिए तो पता था कि चुनाव केवल एक फॉर्मेलिटीज है, नीतीश ही सीएम रहेंगे। भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेने वाले गिने चुने नेताओं में से शामिल हैं। वर्ष 2000 से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर 2 दशकों से अधिक का समय ले चुका है, और मुझे लगता है क्योंकि 25 में ले रहे हैं और 5 साल यानी कि तीसरा दशक भी पूरा कर देंगे वो। अस्थिर, अगर वे स्वास्थ्यगत रूप से सही रहे तो अस्थिर राजनीतिक दौर में यह नेतृत्व स्थिरता, सामंजस्य और अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। बिहार की राजनीति में नीतीश का एक केंद्रीय और निर्णायक चेहरा बन चुका है। एनडीए की जीत और राजनीतिक परिदृश्य। एनडीए ने भारी बहुमत दर्ज किया है, 202 सीटें हासिल की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी 89 सीट के साथ, और जनता दल यूनाइटेड जो कि जेडीयू जिसको कहते हैं, और इसी से नीतीश जी हैं, और ये सेकंड लार्जेस्ट है पार्टी, और इसका है आपका 84 ऐसी कुछ है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी अभी इसमें रही है। इसमें माना जाता है कि जनसत्ता का जो जनता का आदेश सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि इतनी बड़ी बहुमत मिली है। नेतृत्व चयन और सत्ता की संरचना। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी को बाहर किया जा रहा, पार्टी से महत्व नहीं दिया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव रखवाना। सभी विधायकों ने समर्थन किया। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा उप नेता बने। नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। इससे शपथ ग्रहण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। भैया एनडीए का बीजेपी में जो एनडीए है बिहार में उसका प्रमुख नेता बने नीतीश, यानी कि वही सीएम बनते हैं, वही मुख्य नेता होते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर। पहली बार 2000 में वे सीएम बने। 7 दिन के लिए मात्र बहुमत न मिलने पर इस्तीफा देना पड़ा। 2005 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और गुड गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत कर दी। राजनीतिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और सड़क, बिजली, पानी जैसे विषयों पर उन्होंने बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए अपना पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। 2005 में एनडीए और यूपीए दोनों के साथ सरकार चलाने का सबसे लंबा अनुभव उन्हीं का रहा है। राजनीतिक संतुलन उन्होंने अच्छे से बिठा कर रखा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ में अच्छे संतुलन बना के चलते हैं। गांधी मैदान का महत्व। बिहार की राजनीति और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक स्थल है। बड़े सार्वजनिक आयोजनों और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बना हुआ है। इस स्थान पर शपथ ग्रहण जनता के व्यापक राजनीतिक संकेत का एक संदेश दिया जा रहा है। भाजपा और जेडीयू का संबंध और समीकरण। जरा सोचिए, ये क्यों साथ में, क्यों बीजेपी ने नीतीश जी को ही सीएम का चेहरा रखवाया? एक तो नीतीश जी के चेहरे पर ही सीएम का चुनाव लड़ा। दूसरी बात ये कि वहाँ ये भी देखा गया था जब लड़े गए उसमें, अगर सीएम नहीं बनाया तो केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ से उनके सरकार से एनडीए के सपोर्ट से अगर बहुमत हटा लिया तो अल्पमत में चली जाएगी बीजेपी की सरकार, ऐसे में दिक्कत आ जाएगी। तो समझ सकते हैं आप, संतुलन बनाने का प्रयास होता है, एक वो भी रहता है और जरूरी भी है। एनडीए में अब बीजेपी की भूमिका अधिक निर्णायक हो गई है। हाँ, ये बात है कि बिहार में अब, क्योंकि पहले जेडीयू की ज़्यादा थी, अब बीजेपी की ज़्यादा सीट है, फिर भी नीतीश को सीएम पद देकर गठबंधन ने संतुलन और स्थिरता का संकेत दिया है। बिहार की सरकार में द्विध्रुवीय लेकिन सहयोगी राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। एक बात साफ हो गई, बिहार में नीतीश जी
बीजेपी के कंट्रोल से अब काम करेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी सीटें ज़्यादा हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ूं, तो वे भी केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। अब संतुलन में आ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार डिपेंड है नीतीश जी और चंद्रबाबू जो नायडू जी हैं आंध्र प्रदेश के सीएम, उनके ऊपर। वैसे ही नीतीश जी सीएम की कुर्सी बैठने के लिए डिपेंड है बीजेपी पर। ऐसा हो गया, संतुलन में आ गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था जीएस पेपर 2 से जुड़ जाएगा यूपीएससी में, और इन विषय से जुड़ करके आपसे प्रश्न आएगा जो मैंने आपको दिखा दिए। चलिए अगली खबर है गुरु तेग बहादुर इनकी जयंती के बारे में। तो 24 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसमें उनका 350वां शहीदी दिवस है। इन्हें जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, इनको सिख धर्म के 9वें गुरु के रूप में जाना जाता है। जो सिख धर्म के 9th नंबर के जो गुरु थे वे गुरु तेग बहादुर जी थे। इनको हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। हिंद की चादर की उपाधि किन्हें दी जाती है? तो गुरु तेग बहादुर जी को, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। 1675 में दिल्ली में शहादत प्राप्त की। उन्होंने कश्मीर पंडितों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का खुलकर विरोध किया। 1675 की बात है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा है, मुगल काल का शासन चल रहा है, जहाँ पर एक धर्म को प्रायोरिटी दी जा रही है, बाकी अन्य जिसमें सिख और हिंदू धर्म के साथ अन्याय हो रहा था, उनके विरोध में जाकर के इन्होंने खुल करके औरंगजेब का विरोध किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने हिंदू और सिख हैं वह धर्मांतरण करें और किस धर्म को अपना लें, ईसाई धर्म को, मुस्लिम धर्म को अपना करके उसका नियमों का पालन करें, उसके अकॉर्डिंग चले। इसी के विरोध में इन्होंने, क्योंकि जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा था, तो इसके खिलाफ जाकर के इन्होंने अपना कदम बढ़ाया था आगे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी, एक तरीके से इनको मारा गया था। भारत में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का प्रतीक था ये इनका बलिदान। याद रखिएगा मेरे साथियों, आप भी अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप जिस कुल में रह रहे हैं वही बेस्ट है, जिस धर्म में रह रहे हैं वही बेस्ट है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का एक गहरा रिसर्च है, उनका अनुभव है, वो ऐसे ही नहीं होता है। अगर हम इधर से उधर जाते हैं या उधर से इधर लाते हैं तो ये भी सही नहीं होता। या तो हम खुद जाएंगे या फिर सामने वालों को लेकर आएंगे या सामने वाले को लेकर आएंगे, कुछ भी अगर ऐसा अगर होता है तो यह कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होगा, उसके साथ हम धोखा कर रहे होंगे। ऐसा क्यों करें? उसको अपना रिलीजन, अपना घर अपने हिसाब से चलना चाहिए, उसका अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये इनके विचार थे जो आज भी हमारे भारतीय संविधान में तक दिखाई पड़ते हैं। आपको आर्टिकल 21 वो आपको स्वतंत्रता दे रहा है, आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लगा करके आर्टिकल 30 तक आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। वह इतने सारी चीज़ें लिखी हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों लिखी? क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, सभी के लिए, उनको इसमें समाहित किया है। और हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष कोई धर्म नहीं है भारत का। भारत में सभी धर्म सर्वसम्मति से रह सकते हैं, सभी धर्म का पालन किया जाएगा, सभी धर्म के अनुयायी रहेंगे, ये बात की जा रही है। क्योंकि अब इनको हिंद की चादर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने केवल सिख समुदाय ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों, जिसमें विशेषकर हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्राण तक दिए हैं। क्योंकि एक बात साफ दिखेगा आपको, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध, थोड़ा बहुत बौद्ध को अगर दूर करें तो सिख और हिंदू में एक सिमिलरिटी होती है, दोनों में एक सद्भावना ज़्यादा होती है, लोगों के प्रति है ना सहानुभूति ज़्यादा पाई जाएगी, लोगों का कल्याण करना ज़्यादा चाहेंगे, कट्टरपंथी से बाहर रहेंगे दोनों धर्म में, हमेशा सद्भाव के साथ। एक बात आपने दोनों धर्मों में देखी होगा, भंडारा चलना, ये चलना, फलाना नियम करना, वहाँ कोई से भी धर्म व्यक्ति आकर के खाना पीना करे, रहे सही, हम मना ही नहीं करते। दोनों धर्म में ये है। वे इस विचार का प्रतिनिधित्व करते थे कि धर्म स्वतंत्रता मानवाधिकार, अगर धार्मिक स्वतंत्रता है तो मानवाधिकार है आपका, और उसकी रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, किसी के दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं अब इनके जन्म और इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनका जन्म होता है 1 अप्रैल 1621 में अमृतसर, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। पिता हैं इनके गुरु हरगोबिंद सिंह, जो कि सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। माता जी का नाम माता नानकी, इनका बचपन का नाम था त्यागमल,
और खुद का नाम जो था बचपन का त्यागमल, गुरु तेग बहादुर सिंह ने वाकई में अपना बलिदान अपना शरीर अपना जीवन ही समाज के लिए त्याग दिया है, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम कर गए हैं। 1634 के करतारपुर युद्ध में असाधारण वीरता, उन्होंने खुल के जो वीरता का काम किया है, इस कारण उन्हें नया नाम दिया गया तेग बहादुर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी तलवार को चलाई थी ना, वह कुछ अलग ही किस्म की थी। तलवार का धनी, वीर योद्धा का धनी, ये सारी उनके नाम के साथ जुड़ी है। सच में जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, आपका खून खोल उठेगा। मैं भी क्लास को खींचना चाहता था कि जल्दी से पूरी करूँ कम समय में, लेकिन जब इनके पास आया तो अपने आप रिदम में ये है कि नहीं, खुल के सारी बातें जो इनकी व्यक्तित्व की है, जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, वो आपको मैं दूं। दर्शन और शिक्षा, साहस, त्याग, करुणा और न्याय उनके संदेश के मुख्य स्तंभ रहे। धार्मिक बहुलता, समानता और मानव गरिमा को सर्वोच्च मूल्यवान माना गया है। अत्याचार और न्याय के विरुद्ध अहिंसा की बात की गई है। सत्य के साथ खड़े होने के लिए जोर दिया है। समाज को संदेश ये दिया कि भैया सत्य पर टिके रहिए। सत्य, अगर आप चलेंगे सत्य की राह पर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई पराजित कर नहीं सकता। आप जो चाहेंगे वो सफलता आपको मिलेगी। शहीदी दिवस क्यों मनाए जा रहे हैं? तो यह दिवस भारतीय इतिहास में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भारत की सांस्कृतिक विविधता और सभी धर्म को इक्वल मानने का, समभाव से देखने की बात की गई है। क्योंकि उस समय कट्टरपंथी इतनी थी मुस्लिम धर्म के लोगों की कि वे सिख और हिंदू धर्म को बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उनका कहना था कि नहीं, कोई एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सभी धर्म महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं किया, उन्होंने उन मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथियों का विरोध किया जो भारत में रहकर भी, जिसमें अनेकों धर्म, भारत के लगभग जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म के अनुयायी यहाँ रहते हैं। लगभग 7 धर्म है और सातों धर्म के अनुयायी भारत में रहते हैं, कम ज़्यादा संख्या में। लेकिन जहाँ पर हिंदू और बौद्ध और सिख धर्म जैसे सद्भाव वाले हैं, उनके धर्म को नष्ट किया जा रहा है, उनके लोगों को अपने साथ लाया जा रहा है, उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव करके, उनको जबरदस्ती करके, साम दाम दंड भेद की जो रणनीति है उसका अनुकरण करके किया जा रहा था। इनका उन्होंने विरोध किया। मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों के संरक्षण का संदेश देता है। यूपीएससी ना धार्मिक धर्मनिरपेक्षता से यहाँ से प्रश्न पूछेगा, जो कि हमारे भारतीय संविधान में लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक की बात करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष की बात भी करेंगे, हम साथ में सामाजिक की बात भी करेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है लोकतांत्रिक के साथ में, एक तो लोगों का शासन चलेगा लोकतंत्र के माध्यम से आएगा, और उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष। सबसे बड़ी बात ये धर्मनिरपेक्ष जो है वह है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। इस दिन का पालन गुरुओं के द्वारा गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन भजन होंगे, अरदास होंगे, सत्संग आयोजित किए जाएंगे, संगत उनके जीवन, शिक्षाओं और बलिदान को याद किया जाएगा। चलिए, भारतीय अगर यूपीएससी में देखें, यूपीएससी दृष्टि से, तो आपको जीएस पेपर 1, जिसमें भारत का पूरा इतिहास, धार्मिक आंदोलन, सिख धर्म का क्या है, उनके गुरु क्या है, उनका योगदान से प्रश्न आना चाहिए। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार भी हैं, बहुलता, मानवाधिकार। जीएस पेपर 2 पूरा भरा हुआ है, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। धर्मनिरपेक्षता की अगर बात हो रही तो ऐसे भी हैं और एथिक्स भी हैं। चलिए, 1 लाइनर फैक्ट्स की बात करते हैं जल्दी से, 5 मिनट के और क्लास बची बस। सऊदी अरब MNN दर्जा मिलने के बाद किस उन्नत विमान को प्राप्त करने वाला अरब जगत का पहला देश बना है? तो AF-35 स्टील फाइटर, जो कि अमेरिका से लेगा। डेल टेक्नोलॉजीज ने भारत में किसे नया वरिष्ठ निदेशक और महाप्रबंधक नियुक्त किया है? अनुराग अरोड़ा को नियुक्त किया है। लियोनार्डो डिकैप्रियो को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड। और जो इस अवार्ड के लिए नियुक्त होता है ना, आगे चलकर को वो कौन सा, जो दादे फाल्कर और ऑस्कर जैसे अवार्ड भी पाते हैं। कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड HDFC है। TCS सेकंड पहुंच गई है। अक्टूबर 2025 में
भारत में डीमेट खातों की संख्या कितनी है? तो 21 करोड़ हो गई है। भारत में पहली बार पूर्ण PSLV रॉकेट का निर्माण किस निजी क्षेत्र के कंसोर्टियम ने किया है? तो हेल के L&T हिंदुस्तान एरो लिमिटेड के द्वारा। नीतीश कुमार ने किस ऐतिहासिक स्थान पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? बिहार के, तो बिहार के विधानसभा परिसर में। चलिए अगला है, गुरु तेग बहादुर जी को किस नाम से पुकारा जाता है जो उनके सर्वोच्च बलिदान को दर्शाता है? तो हिंद की चादर। चलिए भैया कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको बात करते हैं। अमेरिका ने किस अरब देश को F-35 स्टील लड़ाकू विमान बेचने की अनुमति दी है? तो वह है सऊदी अरब। और डेल टेक्नोलॉजी ने भारत में अपने कंज्यूमर सेल्स की बिजनेस के लिए नया सीनियर डायरेक्टर और जनरल मैनेजर अनुराग अरोड़ा, याद कर लेना नाम बार बार। अभिनेता लियोनार्डो डेकेप्रियो को 2026 में उनकी किस नई फिल्म के लिए डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? वन बैटल आफ्टर अनादर। कंटार ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार अगर कौन सी जो बैंक है वह TCS को पीछे छोड़ गए? तो HDFC। कंटार रिपोर्ट में के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ या जो ब्रांड है वो कौन सा है? जोमेटो। अक्टूबर 2025 में भारत के वित्तीय बाजार में पहली बार कितने करोड़? 21 करोड़, याद रखना। भारत का पहला पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित PSLV रॉकेट किस कंपनी की बात हो रही है? तो हेल एंड L&T जो कंसोर्टियम उसके द्वारा निजी PSLV XL रॉकेट 2026 की शुरुआत में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा? तो ये करेंगे हम ओशियन सेट। नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी ऐतिहासिक बार 10वीं बार सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर जी को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान के कारण उनको किस नाम की उपाधि दी गई है? तो हिंद की चादर के रूप में। ये रही साथियों आज की हमारी संपूर्ण करंट अफेयर की खबरें जो कि 22 नवंबर की है। इन सबको हमने आज कवर किया। आज से हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें आप डेली जुड़िए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि यदि आपने वीडियो को पूरा देख भी लिया है, समझ भी लिया है, आपने नोट भी कर लिया है, तो अब क्या कर सकते हैं? आप लाइक कर सकते हैं। आपको मज़ा आया है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको आपकी एग्जाम के मुताबिक लग रहा है, तो जो क्लास आपको 3 घंटे में मिलना चाहिए वो 1 घंटे मिल रही है, आपका समय बचाया जा रहा है, उतना आपको दिया जा रहा है। तो अगर आपको मज़े आ रहे हैं ना इस बात में कि हाँ आपकी एग्जाम के मुताबिक आपको कंटेंट भी मिल रहा है, समय भी कम देना पड़ रहा है, तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करिए। बताइए नंदिनी IAS के बारे में कि नंदिनी IAS UPSC के लिए बहुत कुछ कार्य कर रही है, जिसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन है वह पूर्णतः फ्री से चला रही है, कोई शुल्क अदा नहीं करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।